आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 10 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्रिंज। वैसे तो फ्रिंज का मतलब किसी भी चादर के जो किनारे होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिंज का मतलब बाउंड्री है, यानी किसी भी ग्राउंड की बाउंड्री। उसके बाद है मैकबेफू। ये उन दो ग्रुप्स में से ना एक औरत का नाम है जिनके दरमियान फैसला करने के लिए एग्वुकू वहां पर आते हैं। एग्वुकू क्या होते हैं वो आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद है ओजोवुलू। ये उस औरत यानी मैकबेफू के हस्बैंड का नाम है। उसके बाद आगे आ गया एग्वुकू। ये ना मास्क पहने हुए वो लोग थे जिनमें ना कबीले के पुराने लेकिन अहम लोगों की स्पिरिट्स आया करती थी और फिर ये लोगों के दरमियान फैसले करवाते थे। उसके बाद है एग्वुकू हाउस। ये वो घर था जहाँ से एग्वुकू निकलते थे और इस घर का मुंह जंगल की तरफ होता था और आज तक किसी भी औरत ने इस घर के अंदर नहीं देखा था। उसके बाद वर्ड है स्टैम्पीड। इसका मतलब होता है लोगों का एक साथ भागना, वो डर की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है पेंडिमोनियम। ये वो अफरा तफरी का माहौल होता है जो कि लोगों के भागने की वजह से क्रिएट होता है। उसके बाद वर्ड है एसोटेरिक। ये ना बोलते हुए वर्ड चूज करने का स्टाइल होता है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि सिर्फ किसी कबीले के खास लोग ही समझ सकते हैं। उसके बाद है एरू ओयम डीडी डेल। ये एक तरह की फ्रेज है जो कि इग्बू लैंग्वेज के अंदर है और ये ना एक तरह का नारा होता है जो कि सब लोग एग्वू को देखकर लगाते हैं और इसका मतलब होता है माई बॉडी इज कोल्ड। यानी इस नारे के अंदर ना एरी ओयम डी, ये जो तीन वर्ड है इनका मैंने मीनिंग बताया है, माई बॉडी इज कोल्ड। बाकी जो डी है वो तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके बाद है इविल फॉरेस्ट। ये उन 9 इग्वू में से ना उनका लीडर होता है जिसका नाम इविल फॉरेस्ट होता है। उसके बाद है यूमेरू। ये ना यूमोफिया के गांव का नाम है। उसके बाद है ईरू। ये यूमोफिया में मौजूद सबसे पहले आदमी के 9 बेटों में से ना सबसे बड़े बेटे का नाम है। उसके बाद है यूमोफिया क्वेनु। ये वो वाला नारा होता है जो कि एग्वुकू का लीडर यानी इविल फॉरेस्ट आने पर लगाता है। इसमें क्वेनु का मतलब अग्री है, यानी यूमोफिया के लोगों क्या तुम अग्री करते हो, ये मतलब है इस नारे का। उसके बाद है ओडिक्वी। ओडिक्वी जो है ना ये उस औरत यानी मैकबेफी के ना 3 भाइयों में से सबसे बड़े भाई का नाम है। उसके बाद है फैगर्स। ये लकड़ियों के एक बंडल को कहते हैं और ये वर्ड तब आता है जब इविल फॉरेस्ट अपने बारे में कहता है कि मैं लकड़ियों के बगैर जलने वाली आग हूँ। अब हम इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। जब शाम होती है और धूप थोड़ी सी कम होती है तो बहुत से लोग गांव के इलू में जमा हो जाते हैं। इलू का मतलब बड़ा सारा ग्राउंड है जहाँ पर कोई भी त्योहार मनाया जाता है या फिर जब भी कोई लोगों को एक जगह जमा करके कुछ बताना होता है तो वहीं पर जमा किया जाता है। तो इसलिए जब भी ऐलान किया जाता है ना कि इलू में कोई भी सेरेमनी परफॉर्म की जाएगी तो लोग समझ जाते हैं कि वो सेरेमनी शाम को ही होगी। क्राउड को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये सेरेमनी सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन वहाँ पर काफी औरतें भी थी जो कि सब मैदान की बाउंड्री पर खड़ी थी। अब गाँव में जो टाइटल रखने वाले लोग थे ना वो स्टूल्स पर बैठकर इस रस्म के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर लोगों की और सीन की डिस्क्रिप्शन जो है ना उसको समझना। इन टाइटल वाले आदमियों के सामने ना एक और स्टूल पड़ा हुआ था जिस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ये टोटल 9 स्टूल्स थे। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर 9 टाइटल वाले आदमी बैठे हुए थे क्योंकि हर एक के सामने एक खाली स्टूल पड़ा हुआ था जो कि 9 थे। अब इन 9 खाली स्टूल्स के आगे ना कुछ लोग थोड़े डिस्टेंस पर यानी थोड़े फासले पर ना 2 ग्रुप्स में खड़े हुए थे। इन्होंने अपने फेसेस इन टाइटल वाले आदमियों की तरफ किए हुए थे जो कि स्टूल्स के ऊपर बैठे हुए थे। इन 2 ग्रुप्स में से ना एक ग्रुप में 3 लोग थे जो कि आदमी थे, दूसरे ग्रुप में 4 लोग थे जिनमें से एक औरत थी। अब इस ग्रुप में ना औरत का नाम मैकबेफू था और इसके साथ वो 3 लोग इसके भाई थे। उसके अलावा पहले वाले ग्रुप में एक इसका हस्बैंड था और बाकी इसके 2 रिश्तेदार थे। इस औरत के हस्बैंड का नाम ओजोवुलू था। अब मैकबेफू और इसके भाई बिल्कुल स्टैचूज की तरह खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर ना बहादुरों वाले एक्सप्रेशंस थे। जबकि दूसरी तरफ मैकबेफू का हस्बैंड ओजोवुलू और इसके रिलेटिव्स एक दूसरे से विस्पर कर रहे थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। दरअसल वो तो अपनी तरफ से पूरी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन इनको देखकर ना ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विस्पर कर रहे हो, क्योंकि वहां पर क्राउड के सारे लोग ही बातें कर रहे थे जिससे वो जगह एक मार्केट की तरह लग रही थी। इतने में थोड़े से बजाने वाली घंटी जिसको गोंग कहते हैं उसके बजने की आवाज आती है और सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सब लोग एग्वुकू वाले घर की तरफ देखने लग पड़ते हैं। इग्बू कल्चर में ना एग्वुकू ऐसे आदमी को कहते हैं कि जिसके अंदर माना जाता है कि हमारे पुरखों की रूह आती है। तो यहाँ पर एग्वुकू हाउस का मतलब एक ऐसा घर है जहाँ पर वो लोग थे कि जिनमें उनके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आया करती थी। फिर वो गोंग घंटी की गोम 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 की आवाज ना चारों तरफ फैल जाती है और एक फ्लूट के भी बजने की आवाज आती है। इतने में एग्वुकू की आवाजें आने लग पड़ती हैं। वो आवाज जब बच्चों और औरतों तक पहुंचती है तो वो डर के मारे पीछे की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी और फिर वो सब वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। वो सब काफी फासले पर खड़े थे। वहां पर इतनी जगह तो थी कि अगर कोई एग्वुकू उनके पीछे भागता ना तो वो लोग आसानी के साथ वहां से भाग सकते थे। एग्वुकू के उनके पीछे भागने का मतलब ये है कि कई बार वो लोग जिनमें स्पिरिट्स होती थी यानी एग्वुकू, क्योंकि वो ना खुद के कंट्रोल में नहीं होते थे तो वो लोगों पर हमला कर देते थे।
फिर से ना ड्रम और फ्लूट के बजने की आवाज आती है। अब जो एक्वुगू हाउस था ना, वहां पर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। फिर वहां पर ना वो एक्वुगू के अंदर गांव के लोगों की स्पिरिट्स खुद को अपनी एक खास नेटिव लैंग्वेज में ना इंट्रोड्यूस करवाती हैं, यानी गांव के सामने नहीं बल्कि उन लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिनके अंदर वो स्पिरिट्स आनी थी। तो सब लोग ये कहकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एरो ओयम डी 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 डील। ये वो फ्रेज है एक्वू लैंग्वेज के अंदर जो कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताई थी। और इस फ्रेज के अंदर ना एरी ओयम डी का मतलब है माई बॉडी इज कोल्ड, और बाकी डीडी जो है वो तो 4 बार रिपीट हुआ है। अब वो एक्वूज जिस एक्वू घर से निकल कर आते हैं ना, उसका मुंह जंगल की तरफ था और वो क्राउड के लोग उस घर को सिर्फ पीछे से देख सकते थे, कि जिस घर के ऊपर ना बहुत सारी कलरफुल पेंटिंग्स और पैटर्न्स बने हुए थे जो कि औरतों ने ही थोड़े थोड़े टाइम के बाद बनाए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन औरतों ने कभी भी इस झोंपड़ी में यानी एक्वुगू हाउस के अंदर नहीं देखा, और ना ही उन्हें पता था कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि उन्होंने ना ये पैटर्न्स और पेंटिंग्स मर्दों की निगरानी में बनाई थी। वो ना सिर्फ ये चीज इमेजिन कर सकती थी कि इस घर के अंदर क्या होगा, और वो इस इमेजिनेशन को खुद तक ही लिमिटेड रख सकती थी, यानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। आज तक किसी भी औरत ने ना गांव के सबसे ताकतवर और इस सीक्रेट कबीले के बारे में कोई भी सवाल नहीं किया था। अभी भी वो लोग ना एरी ओएम डीडी चिल्ला रहे थे, और गोंग ना अभी भी तेज आवाज में बज रही थी, और हर तरफ केओस वाला माहौल बना हुआ था। फिर एक्वुगू वहां पर आते हैं, उनको देखकर औरतें और बच्चे भागने लग पड़ते हैं, और ये काम स्पॉन्टेनियस होता है, यानी खुद ब खुद हो जाता है। एक औरत तो वहां से फौरन ही भाग जाती है। और हर साल ना ये वाला दिन, जिस दिन ना गाँव के 9 बड़े लोगों की स्पिरिट्स मास्क पहनकर इन लोगों के सामने आती थी, तो ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर होता था। यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि एक्वुगू जो लोग थे ना, उन्होंने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, जिससे पता चलता था कि इनके अंदर स्पिरिट्स है और ये एक्वुगू है। वो वाला मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि एक बार के लिए तो मैकबूफू जो औरत थी ना, वो भी वहां पर उनको देखकर भागने लगी थी, लेकिन उसको उसके भाइयों ने रोक लिया था। अब वहां पर 9 एक्वुगू थे, और उनमें से हर एक एक्वुगू एक एक कबीले को रिप्रेजेंट कर रहा था। उनके लीडर का नाम इविल फॉरेस्ट था, और उसके सर में से धुआं निकल रहा था। कहा जाता था कि पहले इस यूमोफिया गांव की बुनियाद एक ही आदमी ने रखी थी। इसके आगे 9 बेटे थे, और हर एक जो बेटा था ना, वो यूमोफिया के एक एक गांव को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक आदमी यूमोफिया में आया जो कि सबसे पहला आदमी था, और उसके 9 बच्चे थे, और हर एक बच्चे ने यूमोफिया के एक एक गांव को बसाया। तो इस तरह से ना वो 9 बच्चे यूमोफिया के 9 गांव के बड़े लोग थे। वहां पर जो इविल फॉरेस्ट था ना, वो यूमोफिया के गांव यूमेरो को रिप्रेजेंट करता था, या फिर उन 9 बच्चों में से सबसे बड़े लड़के जिसका नाम ईरू था उसको रिप्रेजेंट करता था। एक्वुगू के इस लीडर ने अपनी बाजुओं पर ना रफिया ट्री के पत्ते बांधे हुए थे, और वो कह रहा था यूमोफिया क्वेनु। यहाँ पर क्वेनु का मतलब है अग्री। एक तरह से ना वो इविल फॉरेस्ट उनसे पूछ रहा होता है कि यूमोफिया के लोगों, क्या तुम अग्री करते हो? तो वो लोग इसके जवाब में कहते हैं या, यानी वो नारेबाजी कुछ इस तरह से, यूमोफिया क्वेनु या, यूमोफिया क्वेनु या। फिर इविल फॉरेस्ट ना अपनी स्टिक को जमीन के अंदर नोकीली साइड से मारता है, और वो कांपने लग जाती है। फिर वो इन खाली स्टूलों में से ना पहले स्टूल पर जाकर बैठ जाता है, और बाकी 8 एक्वुगू बिना अपने रैंक के मुताबिक उन स्टूल्स पर बैठ जाते हैं। वहां पर मौजूद ओकोनकोवो की बीवियां और शायद दूसरी औरतें भी ना ये चीज नोटिस करती हैं कि उन 9 एक्वुगू में से ना दूसरे नंबर वाला एक्वुगू जो है वो ओकोनकोवो की तरह चल रहा था, और वो ये भी देखती है कि ओकोनकोवो ना उन 9 टाइटल वाले आदमियों में मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर ना ये बात कंफर्म नहीं बताई गई कि दूसरे नंबर वाला एक्वुगू जो है वो ओकोनकोवो था या नहीं, बस इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा किया गया है। इस दूसरे एक्वुगू को देख कर ना पता चल रहा था कि इसके अंदर कबीले के एक बड़े यानी मरे हुए आदमी की स्पिरिट थी। वो दिखने में काफी भयानक था, और इसकी बॉडी पर रफिया ट्री के पत्ते थे, और इसके चेहरे पर सफेद कलर का पेंट लगा हुआ था। इसके साथ साथ इसकी आंखें जो थी वो काफी गहरी थी, और तेज नुकीले दांत थे जो कि किसी भी आदमी की उंगलियों जैसे बड़े थे। उसके साथ साथ इसके सर पर ना 2 सींग भी थे। जब वो सब एक्वुगू वहां पर बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी के साथ लगी हुई छोटी छोटी बेल्स की आवाज भी खत्म हो जाती है ना, तो इविल फॉरेस्ट इन 2 ग्रुप्स की तरफ देखकर इनको एड्रेस करता है, और वो कहता है यूजोवोलूस बॉडी आई सल्यूट यू। अब ये एक्वुगू का ना किसी भी आदमी को एड्रेस करने का, उसे बुलाने का एक तरीका है, क्योंकि स्पिरिट्स हमेशा इंसानों को बॉडीज कहकर बुलाती हैं। तो यूजोवोलू जो होता है ना, वो भी इसको रिस्पेक्ट देते हुए नीचे झुक जाता है और जमीन को हाथ लगाता है, और फिर कहता है आवर फादर्स माई हैंड हैज टच्ड द ग्राउंड, यानी ए हमारे बाजदाद, मैंने अपने हाथ जमीन को लगाया है। फिर वो स्पिरिट उससे पूछती है कि उजुलोस बॉडी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो इस पर उजुलो कहता है कि आवर फादर, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, आप तो हमारी नॉलेज से भी आगे हैं। फिर वो इविल फॉरेस्ट दूसरे ग्रुप की तरफ मुड़ता है, और उस ग्रुप के 3 भाइयों में से बड़े भाई को एड्रेस करता है, और कहता है कि ओडिकिस बॉडी
आई ग्रीट यू। फिर ओडिक्वी भी नीचे झुककर जमीन को हाथ लगाता है। फिर इन दोनों ग्रुप्स का फैसला करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है। अब तक तो यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे या समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी ये ना एक तरह का त्यौहार है जिसमें गांव के पुराने लोगों की स्पिरिट्स किसी भी आदमी के अंदर आती हैं और फिर इनका जो कोई भी केस होता है ना उसको सॉल्व करती हैं। यहाँ पर भी अब यही होने वाला है। फिर एक ग्रुप में से ना उजुवुलु आगे बढ़ता है और अपना केस आगे रखता है और कहता है कि सामने जो औरत खड़ी है ना जिसका नाम मैकबूफू है वो मेरी बीवी है। मैंने अपने पैसों और यम्स यानी शकरगंदी के साथ इससे शादी की थी, इसलिए मेरी इन चीजों पर मेरी बीवी की तरफ से ना मेरे रिश्तेदारों का कोई भी हक नहीं है। एक दिन ये तीनों भाई मेरे घर आए, इन्होंने मुझे मारा और मेरी बीवी और बच्चों को ले गए। ये सब कुछ बरसात के मौसम में हुआ है और मैंने अपनी बीवी के वापस आने का इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार मैं उनके घर गया और उनसे कहा कि तुम लोग अपनी बहन को खुद लेकर आए हो, यानी मैंने उसे यहाँ पर नहीं भेजा, इसलिए हमारे कबीले के कानून के मुताबिक तुम लोगों को वो वाली ब्राइड प्राइस देनी होगी जो कि मैंने इससे शादी के लिए दी थी। अब यहाँ पे हाई होप्स हो कि आपको ब्राइड प्राइस का आइडिया होगा जो कि मैंने पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर आपको बताया था। तो उजुवुलु कहता है कि जब मैंने ये बात कही ना तो मेरी बीवी के भाइयों ने कहा कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं अपना ये केस आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर मेरा केस खत्म हो जाता है। आई सैल्यूट यू। अब यहाँ पर जो एंड में उसने आई सैल्यूट यू कहा है ना, ये भी उन लोगों के यहाँ रिवाज है कि एगुगु से बात जो है ना वो इसी तरह से एंड करनी है। इविल फोरेस्ट कहता है कि तुम्हारी बात सही है, अब हम एडुकू की बात भी सुनेंगे क्योंकि हो सकता है कि उसकी बात भी ठीक हो। एडुक्वी एक छोटे कद का और पतला सा आदमी था। वो आगे बढ़ता है और स्पिरिट्स को सल्यूट करता है और फिर अपनी बात शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी बहन के हस्बैंड ने आपको बताया कि हम उसके घर गए थे, उसको मारा था और अपनी बहन और उसके बच्चों को लेकर आ गए थे। ये सच है। इसने आपसे ये भी कहा कि ये ब्राइड प्राइस लेने के लिए आया था और हमने इसे वो देने से मना कर दिया। ये भी सच है। लेकिन बात यह है कि ये बंदा एक जानवर है। मेरी बहन इसके साथ पिछले 9 सालों से रह रही है। इन 9 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब इसने मेरी बहन को ना मारा हो। हर बार इसका ही कसूर होता था लेकिन फिर भी ना हम इनकी सुलह करवाते थे। तो दूसरी तरफ से उजुलु चिल्लाकर कहता है कि ये झूठ है। लेकिन ओडिक्वी अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि 2 साल पहले जब हमारी बहन प्रेग्नेंट हुई ना तो इस आदमी ने इसे इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया। तो इस पर उजुवुलु कहता है कि ये झूठ है, इसका मिसकैरेज तब हुआ था जब वो अपने लवर के साथ सोई थी। तो इविल फोरेस्ट ना उजुवुलु को चुप रहने को कहता है। क्राउड में लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा कौन सा लवर होता है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ सोता है। ओडिक्वी अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि आखिरी साल जब मेरी बहन बीमार थी तो इस बंदे ने उसे इतना मारा कि अगर इसके हमसाए इसे ना रोकते ना तो वो बेचारी मर जाती। जब हमने ये बात सुनी तो हमने फिर वही किया जो कि इसने आपको बताया है। यूमोफिया का कानून है कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड के घर से भाग जाती है तो तब हस्बैंड को इसकी पे की हुई ब्राइड प्राइस वापस की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी बहन तो अपनी जान बचाकर भागी है। मेरी बहन के ना दोनों बच्चे उजुवुलु से बिलोंग करते हैं और हम लोग इस बात पर अग्री भी करते हैं, लेकिन वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं इसलिए उन्हें उनकी माँ के पास ही रहना चाहिए। उसके अलावा अगर ये आदमी अपने पागलपन से ठीक हो जाता है और शरीफ लोगों की तरह आकर अपनी बीवी के लिए भीख मांगता है ना तो हम इस शर्त पर अपनी बहन को इसके साथ जाने देंगे कि अगर इसने इस तरह से दोबारा इसके ऊपर हाथ उठाया तो हम इसकी मर्दानगी इससे छीन लेंगे, यानी इसके जेंटल्स काट देंगे। वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर इविल फोरेस्ट अपनी सीट से उठ जाता है और सब वापस खामोश हो जाते हैं। इविल फोरेस्ट के सर से अभी भी धुआं निकल रहा था। इविल फोरेस्ट फिर से बैठ जाता है और 2 गवाहों को बुलाता है। वो दोनों गवाह ना उजुवुलु के हमसाये होते हैं और वो इस बात की गवाही देते हैं कि उजुवुलु ने अपनी बीवी को मारा था। इविल फोरेस्ट फिर से उठ जाता है और वो जमीन में से अपनी स्टिक निकालकर फिर से उसे जोर में जमीन पर मारता है। फिर वो कुछ स्टेप्स चलकर मैकबूफू की तरफ जाता है। वो सब डर जाते हैं और वापस अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। फिर वो 9 एगुगु एक दूसरे के साथ कंसल्ट करने के लिए इग्वू हाउस में चले जाते हैं। काफी देर के लिए ना वहाँ पर सन्नाटा होता है। कुछ देर बाद फिर से उस घंटी यानी गोंग और फ्लूट के बजने की आवाज आती है और वो सारे एगुगु वहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। वो एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और वापस इलू में आ जाते हैं। इविल फोरेस्ट फिर से यूमोफिया क्वेनो का नारा लगाता है और सब लोग ये कहकर उसका जवाब देते हैं। फिर सब लोग खामोश हो जाते हैं। वो 8 एगुगु भी वहाँ पर स्टैचूज की तरह खड़े हुए थे जबकि इविल फोरेस्ट बोलना शुरू करता है और कहता है कि हम दोनों साइड के लोगों की बातें सुन चुके हैं और हमारा ये काम नहीं है कि हम इस आदमी को ब्लेम करें या फिर इसकी तारीफ करें, बल्कि हमने तो इस झगड़े को सुलझाना है। फिर वो उजुवुलु की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो इस पर उजुवुलु कहता है कि हम आपको किस तरह से जान सकते हैं, आप तो हमारे नॉलेज से भी आगे हैं। तो इस पर लीडर कहता है कि मैं इविल फॉरेस्ट हूँ और मैंने एक आदमी को उस दिन कत्ल किया था जो दिन उसके लिए सबसे अच्छा था। तो उजुवुलु कहता है कि ये सच है। तो इविल फोरेस्ट कहता है कि तुम वाइन लेकर अपने इन लॉज के पास जाओ और अपनी बीवी के लिए रिक्वेस्ट करो यानी भीख मांगो, क्योंकि जब कोई आदमी औरत से लड़ता है तो वो कोई बहादुरी वाली बात नहीं होती। फिर वो ओडिक्वी की तरफ मुड़ता है और थोड़ा सा पोज लेकर कहता है कि ओडिक्वी मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ। तो इसके जवाब में ओडिक्वी कहता है कि ए एगुगु मैं भी अपना हाथ जमीन पर लगाता हूँ। तो एगुगु कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो ओडिक्वी कहता है कि आपको तो कोई भी आदमी नहीं जान सकता। तो इस पर लीडर कहता है कि मैं
एविल फॉरेस्ट हूँ जो कि एक ऐसी ड्राई मीट की तरह हूँ जो कि मुंह को फिल कर देता है। मैं एक ऐसी आग हूँ जो कि लकड़ियों के बगैर जलती है। फिर कहता है कि अगर तुम्हारी बहन का हस्बैंड तुम्हारे पास तुम्हारी बहन को वापस लेने आए ना तो उसे ले जाने देना। तो फिर वो कहता है कि आई सैल्यूट यू, यानी अपनी बात एंड करता है। उसके बाद वो फिर से जमीन में वो छड़ी निकाल कर फिर से जमीन में मार देता है। वो ना फिर से यूमोफिया क्वेनु का नारा लगाता है और सब लोग ये कहकर उसकी बात का जवाब देते हैं। वहां पर मौजूद कुछ बड़े लोग ये बातें करने लग पड़ते हैं कि पता नहीं इतने मामूली से केसेस एगुगु के सामने क्यों लाए जाते हैं। तो एक आदमी दूसरे से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि उजुवुलु किस तरह का आदमी है, वो किसी के भी फैसले को नहीं मानेगा। जब वो आदमी इस तरह से बातें कर रहे होते हैं तो एगुगु के सामने 2 और ग्रुप्स कर दिए जाते हैं और उनका केस भी शुरू हो जाता है। अब एंड में मैं आपको बताता हूँ इसका एनालिसिस। इस चैप्टर में ना हमें पता चलता है कि यूमोफिया के ईलू ग्राउंड में जो भी सेरेमनी होती है वो शाम को ही होती है। इस चैप्टर में हमें फिर से औरतों की लो इंपोर्टेंस के बारे में पता चलता है, यानी किसी भी औरत को इजाजत नहीं होती कि वो एगुगु के अंदर झांक सके। उसके अलावा ये लोग एगुगु को इतनी ज्यादा इज्जत इसलिए देते हैं क्योंकि वो यूमोफिया के गांव को या फिर गांव के बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एगुगु के सर से धुआं भी निकल सकता है या फिर किसी ने रफिया ट्री के पत्ते भी बांधे हो सकते हैं और उसके अलावा किसी एगुगु के सर पर सींग भी हो सकते हैं। यानी इस चैप्टर में हमें एक पंचायत दिखाई गई है जिसमें वेस्ट की तरह ट्रेडिशंस दिखाए गए हैं। इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि अगरचे एक औरत पूरी तरह से मर्द की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक हद से ज्यादा वायलेंस जो है वो औरत के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।